Good morning, dear students. Hope you are doing well. Today we are here with our economic topic, that is Chapter 10, Budget, Part 1. As we all know that right now the months are going off budget months, right? This is we called a budget month. हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि अभी budgets चल रहे हैं. So this is a very important part of economy study, right? कि हमारी जैसे we have learned last chapter, right, that is economic reforms we have gone through, right? So इसके अलावा इंडिया डेवलप कर रहा है तो on what manner budget plays a very important role for the development of India. कैसे कि we should always know कि हमारा बजट क्या है. फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली अगर अपना बजट तय करती है, आपने देखा होगा आपके हर एक के घर पे एक बजट तय होता है कि भाई हमारी इनकम इतनी है और हमारा खर्चा कितना है, सेविंग्स कितना करना है, राइट. बट वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि कभी भी ऐसा ना हो कि हमारी इनकम से ज्यादा हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाए. गेटिंग. सो हम प्लान करते हैं बजट हम पैसा खर्च करने से पहले प्लान करते हैं, राइट. जैसे मेरी मंथली इनकम 10 को आती है, मैं 5 को प्लान करूंगी कि भाई मेरी इनकम आएगी, अब मेरी जो सैलरी होगी उसमें से मुझे कहाँ कहाँ कैसे खर्च करना है, क्या पे करना है. कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, दोनों को ही मुझे पे करना होता है. सो आई ऑलवेज माइंडेड दैट कि इनकम से ज्यादा मेरा एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ना चाहिए. नेक्स्ट इन आई ट्राई कि मेरा सेविंग्स बढ़े. ओके, सो दैट इज वी ऑल से बजट इज ओके. बट यहाँ हम कंट्री वाइज नेशन वाइज बजट स्टडी करेंगे कि ये तो बात की मैंने एक फैमिली की, बट एक कंट्री को भी अपना बजट बनाना पड़ता है कि एक कंट्री की इनकम कितनी है, राइट, और उसे उस हिसाब से अपना एक्सपेंडिचर देखना है. एक कंट्री के लिए एक्सपेंडिचर क्या होगा, दैट इज वी कॉल डेवलपमेंट. ठीक है, कि जैसे अगर किसी सिटी में कोई पर्टिकुलर कॉलेजेस नहीं है, राइट, या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, तो वो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी. तो उसके लिए जो खर्च होगा वो कहाँ से तय होगा, इट इज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय द बजट. ठीक है, सो ये सारे डिसीजंस पहले ही ले लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन. सी फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें पता ही होता है कि ये खर्चा तो हमने करना ही है, बट वेरिएबल कॉस्ट आर अनसर्टेन. अब जैसे अगर हमने बजट तय किया बट उसी वक्त ये हो गया कि उसी ईयर में कहीं पे कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गई, कोई मैनमेड कैलामिटीज हो गई जिसकी वजह से बहुत सारा लॉस हुआ, तो उस लॉस को भी हमें कोप अप करना पड़ता है. तो ऐसे अनसर्टिनिटीज आते रहते हैं. सो अकॉर्डिंगली हमें सब कुछ प्लान करना पड़ता है. कंट्री हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. सो लेट्स बिगिन विद द बजट. In India's mixed economic system, activities of the state assume unique importance. इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में हर एक एक्टिविटीज स्टेट की भी अज्यूम की जाती है और उसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है. अगर एक कंट्री को डेवलप होना है तो वो तभी डेवलप होगी जब उसके स्टेट्स डेवलप होंगे, जब उस स्टेट्स की सिटीज डेवलप होगी, राइट. अगर सिटीज डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली एक स्टेट डेवलप होगा. सिटीज वी कैन से विलेजेस, राइट, तालुकास, डिस्ट्रिक्ट्स, ये डेवलप होगा तो स्टेट्स डेवलप होंगे. स्टेट्स डेवलप होंगे तो एक कंट्री डेवलप होगा. ठीक है, the state accepted responsibility of creating essential basic industries and infrastructure facilities necessary for India's economic development after independence and began the process of planned economic development of the country by constituting the Planning Commission, which is now reformed into Niti Aayog, National Institute for Transforming India. तो एक स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है कि एटलीस्ट वो अपने स्टेट में एसेंशियल बेसिक इंडस्ट्रीज डालेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज देंगे. कोई भी इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए, कोई भी बिजनेस को, कोई भी ट्रेड को रन करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू रिक्वायर दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज. नाउ व्हाट इज दिस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज?
इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो, जहाँ वाटर फैसिलिटीज हो, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज हो, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज दी गई हो, जहाँ प्रॉपर रोड्स एंड सब कुछ अवेलेबल हो, जहाँ स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, एजुकेशन सिस्टम बना हुआ हो, और जहाँ हेल्थ सिस्टम हो, तो ये सारी चीजें जो प्रोवाइड करता है, ये सारी चीजों को हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, or we can say a type of basic facilities which is for surely required, right? तो इंडस्ट्रीज जैसे कोई भी ट्रेड या एक स्टेट को डेवलप होना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर मोस्ट, राइट? सो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, खास करके आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इसके बाद जो प्रोसेस शुरू हुई, राइट, ये सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए तो एक प्लान्ड इकोनॉमिक बनाई गया। सो प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का कंस्टिट्यूट हुआ, जिसको हमने पहले नाम दिया था प्लानिंग कमीशन, ठीक है? बट आज वो ऐसे रेफर्ड होता है एज नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन को आज हम इस नाम से पहचानते हैं, नीति आयोग, जिसको हम कहते हैं, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, इन एन इकोनॉमिक्स ड्राइवन वर्ल्ड देयर आर नो एक्टिविटीज विच हैव नो एक्सपेंसेस। आज हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, या पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी के बेस पर चलता है, तो वहां कोई भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं होगी जहां खर्च नहीं हो। बिना खर्च के किए आप कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। If your parents are giving you education, so for education they need to expense it, right? उन्हें expenses करने ही पड़ेंगे regarding your school fees, books, this, that. So हर एक development के पीछे खर्च होता है, तो हर एक economic activities में expenses always there. If one individual escapes the cost of an activity, another individual has to bear it. अगर कोई एक individual एस्केप करता है किसी भी ऐसी एक्टिविटीज के कॉस्ट को, यानी वो छोड़ देता है, तो किसी और को तो ये करना ही होगा, या कोई और तो ये खर्च करेगा ही, सो दैट कि उसका डेवलपमेंट हो। The state also incurs expenses for the activities it undertakes then, and in order to pay for these expenses, it must raise and generate incomes. स्टेट को भी ऐसे एक्सपेंसेस को इनकर करना पड़ता है सो दैट कि वो सारी ऐसी एक्टिविटीज को अंडरटेक कर सके, और उन्हें ऑर्डर्स भी पास करने पड़ते हैं, और उस ऑर्डर्स के पे भी करने पड़ते हैं, यानी उन खर्च के पीछे, जिससे क्या होगा कि उसी से वापस इनकम भी राइज होगी और जनरेट होगी। In a democracy, no government can undertake activities, incur expenses, or raise incomes without the approval of elected representatives in the constituent body. डेमोक्रेसी जैसे सिस्टम में कोई गवर्नमेंट ऐसी कोई भी एक्टिविटीज, ऐसे कोई भी खर्च, ऐसे कोई भी इनकम अपनी बढ़ाना चाहती हो, तो उसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, जिसको हमने एज अ लीडर चूज किया है, वो ये सारे काम करवाएंगे। इन इंडिया, अगर हम इंडिया में अगर ऐसा कहें कि कंस्टिट्यूटेड बॉडी कौन सी है, तो वो है लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, म्यूनिसिपल बॉडीज, पंचायत। लोकसभा वर्क्स एट नेशनल लेवल, राइट, ये एक लोअर हाउस है नेशनल लेवल में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वर्क्स एट स्टेट लेवल। सिटीज लेवल में म्यूनिसिपल बॉडीज होती है, और विलेज लेवल पे होते हैं, या तालुकाज या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं पंचायत। Before the commencement of a new financial year, a government in India presents before the elected body for its approval an estimated statement of expenditure and incomes, and such a statement is called budget. तो एक फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले ही गवर्नमेंट, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो उसके इलेक्टेड बॉडी के आने से पहले ही, या इलेक्टेड बॉडी के अप्रूवल के साथ ही, वो अपना एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट बना देती है। बजट इज नॉट द श्योरेस्ट वन थिंग, ये पूरा अजम्पशन पे होता है, ये एस्टिमेशन पे होता है कि भाई लास्ट ईयर इतना इनकम हुआ था और अराउंड इतना खर्च था, तो इस ईयर भी हम अगर उससे ज्यादा इनकम थोड़ी
अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस देखते हैं, तो उस हिसाब से हम इतना खर्च कर सकते हैं. दिस इज ऑलवेज एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेशन. देयर इज नॉट श्योरिटी कि इतना ही कहा था तो इतना ही होगा. गेटिंग? बट ये एक ऐसा एस्टिमेटेड बजट हम बना देते हैं जिससे हमें आइडिया आ जाए कि हमें क्या डेवलपमेंट करना है और कहाँ कितने पैसों की जरूरत है और हमारी इनकम क्या है. ठीक है, तो एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट्स बनाया जाता है एक्सपेंडिचर का और इनकम का, और ऐसे स्टेटमेंट को हम कहते हैं बजट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज असाइंड पावर टू द 3-tier गवर्नमेंट. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के इन्होंने कुछ पावर्स गवर्नमेंट को दिए हैं 3 टायर्स में डिवाइड करते हुए. एक पावर दिया है द सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल यानी नेशनल के बारे में सोचती है, हर एक स्टेट्स के बारे में सोचती है कि हमें हर एक स्टेट को कितना पैसा देना है. जैसे गुजरात स्टेट है, गुजरात स्टेट क्या करेगा, मैं बेसिक से समझाती हूँ. गुजरात स्टेट है तो गुजरात स्टेट पहले अपना एक बजट तय करेगा कि भाई आज इस साल भर में उन्हें कितने पैसों की जरूरत है और क्या क्या खर्च करना है. ठीक है, मतलब जिस वो खर्च निकालेंगे, कहीं पे गार्डन्स बनवाना है, कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, कहीं पे फार्मर्स की नीड्स को फुलफिल करना है वगैरह, हेल्थ सेंटर्स बनाने हैं, तो उस हिसाब से अपना एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर तय करेगा. वो सारे स्टेट्स इस हिसाब से अपने अपने स्टेट्स में ऐसे एक एक्सपेंडिचर रेडी करेंगे, एक बजट तय करेंगे, और ये बजट फिर जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उन सारे स्टेट्स के बजट्स को ध्यान में रख के अपना एक बजट तय करेंगे कि भाई कौन से स्टेट्स को कितना हम पैसा देंगे. ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को ध्यान में रख के काम करेगी. अब स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, तो स्टेट के अंदर जितने भी सिटीज है, जितने भी टाउन्स है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, तालुकास है, विलेजेस हैं, उन सब के स्टेटमेंट्स वो मंगाएगी कि भाई आपको क्या क्या जरूरत है, राइट, आपके क्या क्या नीड्स है, एक्सपेंडिचर कितना है, उन सबका बजट होगा. वो कंबाइंड बजट जाएगा स्टेट के पास, स्टेट वो अपना बजट सेंट्रल के पास जाएगा, और सेंट्रल के पास जितना भी कंबाइंड सारे स्टेट्स की बजट आए उसके बेस पर वो अपना एक फाइनल बजट तय करेंगे कि भाई हमें कितना पैसा कौन सा स्टेट को देना. फिर स्टेट तय करेगी कि कितना पैसा हमें कौन से लोकल गवर्नमेंट्स को देना है, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, पंचायत है, एंड सो ऑन. ओके, all these tiers of government incur expenditure on various activities and raise incomes from various sources, and hence it is important to have an idea of the budgets of all forms of government in India. तो ये सारे जो टायर्स हमने देखे गवर्नमेंट के, वो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर अलग अलग एक्टिविटीज पर और ऐसे ही इनकम भी रेस करेगी उसके बेसिस पर. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है, राइट, कि इस बेस पर हम अपना बजट फॉर्म करेंगे, राइट, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं. The Constitution of India thus provides a list of responsibilities and sources of revenue for these governments, and this arrangement is called a system of federal finance. फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बारी. वो क्या करेगी, वो जो भी लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज उन्हें ये सारे अलग अलग गवर्नमेंट्स के टायर्स से जो मिले हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट के पास से स्टेट गवर्नमेंट, और सारे स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो फिर उन पैसों का अरेंजमेंट करेगी या उनकी फैसिलिटीज या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने का अरेंजमेंट करेगी, जिसे हम कहते हैं फेडरल फाइनेंस. फेडरल फाइनेंस यानी, अगर मैं एक वर्ड में बोलूं या एक एक्सप्लेनेशन दूं कि स्कूल कैन नॉट बी रन ओनली बाय अ प्रिंसिपल, राइट. कैन प्रिंसिपल अलोन एबल टू रन अ स्कूल? पूरी क्लास जितने भी, सपोज चलो 8 to 10 क्लास 12 तक ले लेते हैं, वो 5 क्लास भी प्रिंसिपल अकेले संभाल पाएंगे? सारे सब्जेक्ट्स अकेले पढ़ा पाएंगे? सारा मैनेजमेंट अकेले कर पाएंगे? नॉट पॉसिबल. फॉर दैट सब्जेक्ट टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं, क्लास टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं, मैनेजमेंट को संभालने के लिए भी वेरियस स्टाफ अपॉइंट किया जाता है, सो दैट द सिस्टम ऑफ अ स्कूल रन्स इन अ वेरी मैनरफुल मैनर. सिस्टमैटिक मैनर में स्कूल रन करे. इन सेम मैनर अलोन सेंट्रल गवर्नमेंट एक जगह पे बैठे बैठे इतनी बड़ी कंट्री, इतने सारे स्टेट्स, इतने सारे सिटीज एंड ऑल सच, वो अकेले नहीं चला सकती.
इसको सिस्टमैटिकली रन करने के लिए द कंट्री ने क्या किया कि नेशनल वे पे एक सिस्टम रखा, उसके बाद उसे डिवाइड किया स्टेट्स बेस पे, यानी स्टेट अपने अपने पर्टिकुलर एरिया का देख ले, और स्टेट्स ने अब अकेला स्टेट जैसे गुजरात कितना बड़ा स्टेट है, इसके अंडर कितने सारे सिटीज है, कितने सारे तालुकाज है, विलेजेस है एंड ऑल सच, तो वो अकेला कैसे हैंडल करेगा। इसीलिए सिटी वाइज, एरिया वाइज और लोकल गवर्नमेंट्स म्यूनिसिपैलिटीज को दे दिया कि भाई अपनी सिटी का वो अपना देखेंगे या अपने एरिया को वो लोग संभालेंगे। अगर कोई नीड है, अगर कोई हेल्प है तो दे कैन गो टू द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी कोई नीड है तो दे कैन मूव ऑन टू द नेशनल गवर्नमेंट, बट द फाइनल डिसीजंस इज बीइंग टेकन बाय द नेशनल गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो इस सिस्टम को कहते हैं फेडरल सिस्टम, ओके। और या क्योंकि ये फाइनेंसेस के तौर पे भी डिवाइडेड है तो इसे हम कहेंगे फेडरल फाइनेंस, ओके। The subject in the list of responsibilities of the central government are those which are of utmost importance for the country and uniform in impacts for all states. To mention a few of them: defense, railways, census, etc. अब इनके एक सब्जेक्ट्स की लिस्ट होती है, राइट, दैट इज लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो ये तय करेगी कि इनके अटमोस्ट इम्पोर्टेंस कंट्री को डेवलप करने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, और प्लस स्टेट को जो भी डिसीजन लेना है कि कौन से स्टेट को कितना पैसा देना है, वो ये नहीं सोचेगी कि भाई ये तो मेरा फेवरेट स्टेट है तो मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी या इसको ज्यादा डेवलप करूंगी। इट्स नॉट लाइक दैट। उनके नीड्स को ध्यान में रखते हुए किसे क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, वो उसके हिसाब से तय किया जाएगा। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो वो नेशनल वे पे हैंडल कर रहा है, जैसे डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, रेलवेज, सेंसस एक्सेट्रा। Subjects which have regional importance according to physical and the social environments of respective states, as well as vary for different states, are in the list of responsibilities of the states. इसके अलावा रीजनल इम्पोर्टेंस के बेस पर भी सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी रीजन के बेस पर सब्जेक्ट्स डिवाइडेड होते हैं। ये हमने सोशल स्टडीज में 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। और उसके हिसाब से फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट्स को ध्यान में रखते हुए स्टेट्स और उसके अलावा उनकी एक लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है कि कुछ लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टेट्स के अंडर में होती है, कुछ लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सेंट्रल के अंडर में, राइट। सम ऑफ दीज आर लॉ एंड ऑर्डर, कुछ होते हैं लॉज एंड ऑर्डर, कुछ होता है पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ओके। The concurrent list mentions the areas of joint responsibilities of the center and states. तो अभी मैं जिस लिस्ट की बात कर रही थी कि some lists are responsible for the states, right, and some is for central level. तो इन दोनों को जहां जिस मैटर पे काम करना है उसे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, तो एजुकेशन पर काम करने का एक स्टेट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सेंट्रल भी कोशिश करेगी कि पूरे उसकी कंट्री में एजुकेशनल सब ज्यादा से ज्यादा बढ़े, राइट। तो ये आ गया कॉन्करेंट लिस्ट में। बेसिक फैसिलिटीज या हेल्थ केयर या ऐसी जो भी चीजें हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन की जाती है, दैट इज कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल के अंडर में भी आती है और स्टेट्स के अंडर में भी। These subjects are important for the country and are uniform in purpose for all states, but may require variations in different states. See, हर एक states का development अलग है। किसी states का education अच्छा है तो किसी states का health care अच्छा है। तो जहां जैसी जो needs है उस needs को उस ध्यान में रखते हुए we can say कि उसकी requirements को fulfill किया जाता है। Some of these are economic planning, electricity, education, social securities and so on, जैसे मैंने अभी कहा। The local bodies look after primary activities. Local bodies का काम क्या है, जैसे local government है, municipalities है, municipals है, उनका काम है sanitation का ध्यान रखना, street lights ठीक से काम कर रही है, water facilities time to time provide करना, roads construct करना properly, ये काम local bodies का है in that particular area.
All governments present their expenditure and income in the form of budget. तो ये सारे ही गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपना एक्सपेंडिचर और इनकम का एक फॉर्म बनाती है, एक स्टेटमेंट रेडी करती है, एस्टिमेटेड स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं बजट. नाउ कम्स मीनिंग ऑफ बजट. A government budget is an annual accounting statement of the item-wise estimates of expected revenue and anticipated expenditure of the government for a few fiscal year. फिजिकल ईयर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ईयर ले लो, राइट. एक साल के लिए एक बजट को हैंड ओवर किया जाता है. जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, एनुअल अकाउंटिंग यानी एक साल का अपना एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाती है आइटम वाइज, एस्टिमेशन के तौर पे कि उनका रेवेन्यू कितना आ सकता है और उनका खर्च कितना है. ठीक है. मेन एलिमेंट्स क्या है बजट के? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर. ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स यानी इनकम और उसके खर्चे दोनों देखे जाते हैं. बजट एस्टिमेट्स पर्टेनिंग टू अ फिक्स्ड पीरियड, जनरली अ ईयर. बजट हमेशा एक साल के लिए ही बनाया जाता है. The objective of budget of any government is economical development of a region and a public welfare. हमेशा बजट बनाने का यही कारण है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो हर एक रीजन का और पब्लिक वेलफेयर हो. It is required to be approval or passed by the Lok Sabha or Assembly or some such public body before its implementation. इसको अप्रूव्ड कौन करता है या इसे पास कौन करता है? लोकसभा या कोई भी स्टेट लेवल असेंबलीज. ठीक है. Usually a budget is declared by a finance minister of a country, state or the head of a governing body. बजट को डिक्लेयर कौन करता है? हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर, राइट. और या तो कोई स्टेट का फाइनेंस जो हैंडल करता है वो होगा या कोई भी गवर्निंग बॉडी का हेड होगा. ठीक है. जैसे रिसेंटली अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट अप्रूवल किया है, अगर आपने देखा होगा, राइट. न्यूज में एंड ऑल ओवर इट्स गिवन. सो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है शी इज निर्मला सीतारामन, और उन्होंने अभी बजट करंटली निकाला है, राइट. और बजट में बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स यानी अब वो कहाँ खर्च यानी कहाँ डेवलपमेंट्स करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाता है. पर्पस ऑफ अ बजट. बजट का पर्पस क्या है, क्यों बनाते हैं बजट? अगर मैं बेस्ट एग्जांपल बोलूं, आपके घर को देख लो, घर के सिचुएशन को देखो. हमेशा मम्मी बजट बनाती है, राइट. या हम सोचते हैं कि कुछ खरीदने जाते हैं कि भाई नहीं यार ये हमारे बजट के बाहर है, मतलब हम इतना खर्च कर सकते हैं, हमारी परचेसिंग पावर पैरिटी इतनी है, उससे ज्यादा हम जाएंगे तो हमारे इनकम से ज्यादा खर्च हो जाएगा. ठीक है. तो यही मेन पर्पस होता है कि हमारा इनकम से ज्यादा हमारा एक्सपेंडिचर कभी ना हो, वरना हमें कहीं से उधार लेना पड़ेगा या लोन्स लेनी पड़ेगी या ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं. तो कंट्री में भी यही ना हो, उसके लिए ही पर्पस यही है उसका कि बजट बनाते हैं. सो लेट्स रीड आउट. अ गवर्नमेंट मस्ट प्लान इट्स एक्सपेंडिचर्स एंड रेज इट्स इनकम इन सच अ वे दैट फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर फुलफिल्ड. ये जो भी ऑब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं कि एक नेशन क्या सोचता है जब बजट बनाता है या उसका पर्पस क्या है. लेट्स सी. टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ अ बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने बजट बनाया है उसे अप्रूवल मिले, ऐसी एक कोशिश. द रूलिंग गवर्नमेंट रिक्वायर्स एन अप्रूवल ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर द एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स एस्टिमेटेड टू बी इनकर्ड इन द ensuing फाइनेंशियल ईयर. जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जैसे अभी रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो जब अपनी अप्रूवल को स्पीकर के सामने रखता है, लोकसभा के सामने, वहां डिस्कस किया जाता है, तो जितने भी मेंबर्स वहां पे है, इलेक्टेड मेंबर्स डेमोक्रेटिक सिस्टम के, वो उसे अप्रूवल दे एक फाइनेंशियल ईयर के लिए. ये मेन पर्पस है. नेक्स्ट. टू गेट एन आइडिया रिगार्डिंग अवेलेबल रिसोर्सेस एंड एरियाज रिक्वायरिंग एक्सपेंसेस. दूसरा, इससे हमें ये पता चलेगा कि अवेलेबल रिसोर्सेस कितने हैं और हमें कितना खर्च करना है, यानी कितनी इनकम है और हमें कितना एक्सपेंस है. टू गेट एन आइडिया रिगार्डिंग एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट कैन एंड शुड अंडरटेक, expenses to be incurred in various sectors and sources from where the necessary income may be raised. So इससे एक एक्टिविटीज का आइडिया लगेगा गवर्नमेंट को, जो ध्यान देना चाहिए कि उनके एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं वेरियस सेक्टर्स में, यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर्स,
कौन से सोर्सेस में और किस वे में हमें अपनी इनकम जनरेट करनी है, कैसे हम अपनी इनकम रेज करें और कैसे हमें अपना एक्सपेंडिचर करें, या हम उसी पैसों को हम गवर्नमेंट की इनकम क्या है, हम टैक्सेस भरते हैं, हम वेरियस टैक्सेस भरते हैं, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं, सेल्स टैक्स भरते हैं, दीज दैट, तो वही उनकी इनकम है, वही पैसा वो हम पर लुटाएंगे, राइट, वही पैसा वो हमें वापस देंगे इन फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। ओके, प्रोवाइड डायरेक्शंस फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। बजट क्या बताता है? बजट एक डायरेक्शन बताता है कि हमें अपना पैसा कौन सी सही जगह पे लगाना है, right, to give a direction to allocation of resources collected income in different sectors according to priority and need। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारी बेसिक नीड क्या है या हमारी प्रायोरिटी क्या है, तो उस प्रायोरिटी के पर हम पैसा पहले लगाएंगे, यानी वहां हम पहला खर्च करेंगे। हम जैसे घर चलाते हैं, फैमिली रन करते हैं, राइट, आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स, तो पहले वो प्रायोरिटी देखते हैं, भाई रेंट देना, अगर रेंट पे रहते हो तो वो एक प्रायोरिटी है, फिर प्रोविजंस, राइट, अनाज भराना, वो एक प्रायोरिटी है, तो वो प्रायोरिटी वाले पहले चीजें करते हैं, देन आफ्टर अगर आपको कुछ कपड़े लेने हैं या वो सब सेकेंडरी आ जाता है। सो गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। विदाउट प्रिपेयरिंग प्रॉपर एस्टिमेट्स some sectors will receive more funds and some others may be neglected। अगर हम एस्टिमेट्स प्रॉपर नहीं बनाएंगे सारे सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, किसी को ज्यादा पैसा मिलेगा जिसको जरूरत ही नहीं, और किसी को कम मिलेगा जिससे सबसे ज्यादा जरूरत है। फॉर नॉलेज ऑफ द पब्लिक, दूसरा, जब हम बजट बनाते हैं तो हम पब्लिक को ये दिखाते हैं या हम ये समझाते हैं कि भाई इतनी इनकम है हमारी और उसमें से ये साल में हम इतना इतना फायदा लोगों को कराएंगे या इतना इतना डेवलपमेंट हम करने वाले हैं। When a budget is presented, people come to know of commodities which will become cheaper owing to government's increased allocations। जैसे अभी बजट फाइनलाइज हुआ तो उससे बहुत कुछ हमें समझ में आया, जैसे उन्होंने क्या कर दिया, ब्रांडेड चीजें महंगी कर दी, राइट, ऐसी बहुत सारे चेंजेस लाए, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें सस्ती होने वाली है और कौन सी चीजें महंगी होने वाली है, राइट। Or government's increased allocations in those sectors and commodities which will become dearer owing to increased tax burden in those sectors। दूसरा, हमें ये पता चलेगा कि टैक्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन से सेक्टर्स में कितना टैक्सेस पे होगा या हमें कितना टैक्सेस अब ज्यादा देना पड़ेगा या हमारे लिए गवर्नमेंट ने कुछ कम किया है, ये सारा नॉलेज हमें बजट से मिलेगा। Thus, a budget is an important component of planning by the government and various economic policies are guided by the budget allocations in concerned sectors। तो बजट बहुत एक important component है प्लानिंग का, जिसमें गवर्नमेंट और ऐसे बहुत सारी वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट फ्रेम करती है जिससे वो बजट को गाइड करे, बजट को अलोकेट करे हर एक कंसर्न सेक्टर्स में। अब बजट इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के बजट होते हैं, एक बैलेंस बजट, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड बजट में दो है, डेफिसिट बजट एंड सरप्लस बजट। बाय डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यानी आप अकाउंट्स अब करते हो, यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, आप अकाउंट्स करते हो, तो उस सिस्टम को कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, राइट। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में ऑल बजट्स आर बैलेंस्ड एज अ क्रेडिट। अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो अकाउंट्स में तो सारी जितने भी बजट है यानी जितनी भी इनकम है वो हमेशा क्रेडिट साइड आती है, जितनी भी एक्सपेंडिचर्स है, खर्च है, उसे हमेशा डेबिट साइड डालते हैं, ये हम जानते हैं बिकॉज वी नोज अकाउंट्स, ठीक है। हाउएवर इन द प्रेजेंट रियलिटी, बट रियलिटी में क्या होता है, गवर्नमेंट बजट्स में भी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, बट गवर्नमेंट का बजट बैलेंस भी हो सकता है, अनबैलेंस भी। अब समझते हैं बैलेंस बजट क्या है। दिस मीन्स द गवर्नमेंट plans its expenditures in such a way that those can just be met from the likely sources of revenue। यानी गवर्नमेंट जब अपने एक्सपेंडिचर को प्लान करता है तो वो 100% तो वो फ्यूचर प्लानिंग 100% करेक्ट नहीं होगी, पर कहीं ना कहीं वहां तक वो जो उन्होंने प्लानिंग की है वहां तक वो पहुंच सके, इसलिए वो प्रेजेंटली assumptions करता है। This depicts an ideal situation and such a budget is impractical in real sense। ये एक आइडियल सिचुएशन हमें दिखाती है, एक्चुअली ये बजट इम्प्रैक्टिकल है,
रियल सेंस में देखो, बट हम एक अंदाजा लगाते हैं कि सपोज हमारा खर्च 20,000 है, तो 20 से शायद वो 21 हो सकता है या 22 हो सकता है, और मे भी हो सकता है कि 20 का वो 19 या 18,000 होगा, आगे पीछे होगा, बट ज्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है। So in the developing countries, governments have many development responsibilities and therefore they cannot plan expenditures within given revenue constraints. तो डेवलपिंग जैसी कंट्रीज में जहां डेवलपमेंट्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, तो वहां जैसे मैंने कहा कि अगर मेरी 20,000 सैलरी है तो 20,000 जितना ही मैं खर्च कर सकती हूँ, ऐसा गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता। हो सकता है कि रेवेन्यू कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा भी हो जाए। This might also be possible. So even developed countries have to keep on increasing their expenditures after defense and to maintain their growth rate or develop in newer directions. यहाँ तक कि developed countries भी ये कोशिश करती है कि अपना खर्च जो है वो या तो डिफेंस के पीछे अपना खर्च करती है या दूसरे ग्रोथ रेट को मेंटेन करने में या नए नए डेवलपमेंट्स लाने में भी वो अपना खर्च करेगी। अब आते हैं मेरिट्स ऑफ बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट की मेरिट्स यानी एडवांटेजेस क्या है। बैलेंस बजट एंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर बजट बैलेंस्ड है तो ये हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो करेगी। In this type of budget, governments avoid wasteful expenditures to keep the expenditures equal to income. बजट बनाने से प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये होगा कि गवर्नमेंट जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, जो फालतू के खर्च है, वो अवॉइड करेगी और हमारी इनकम जितनी है उतना ही हमारा खर्च हो ऐसी कोशिश करेगी। Since the government keeps expenditures in control to match the income, हमेशा गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि अपने खर्चों को कंट्रोल रखे so that कि वो इनकम को मैच कर सके। It does not have to impose additional taxes, और उससे वो अब एडिशनल टैक्सेस नहीं कराएगी कि भाई हमारा खर्चा बढ़ रहा है तो चलो लूटो पब्लिक को, टैक्सेस बढ़ा दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। टू रेज एक्स्ट्रा इनकम्स टू मीट अनड्यू एक्सपेंडिचर्स, तो ये कभी नहीं करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपना इनकम देखेगी और उसके आसपास हमेशा अपना एक्सपेंडिचर रखेगी। डीमेरिट्स ऑफ बैलेंस बजट क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। Economic growth and welfare may be curtailed if governments have to restrict expenditures and economic activities to match the income. अगर गवर्नमेंट ये सोचते हैं भाई हमारी इतनी इनकम है हम इतना ही खर्च करेंगे, तो हो सकता है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और वेलफेयर ये रुक जाए, राइट, या कम हो जाए। If the government does not restrict expenditures, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी and if it raises taxes in order to increase incomes, और वो लोगों पर टैक्सेस बढ़ा रही है अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, एक्सपेंडिचर को उसने रिस्ट्रिक्ट भी नहीं किया और लोगों के टैक्सेस भी बढ़ा दिए टू मैच द एक्सेस एक्सपेंडिचर। ये सोचा कि चलो इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर है, ठीक है, हम लोगों को टैक्स से पैसा ले लेंगे, तो क्या होगा कि लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ ये डेवलपमेंट नहीं होगा, ये फिर कैसा होगा कि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हु इज रिच पर्सन, राइट, तो वो तो दे देगा, पर बेचारा जो मेहनत करके कमा रहा है हैरान परेशान होके, उसको वो टैक्स देना बहुत भारी पड़ जाएगा। एडम स्मिथ वॉज इन फेवर ऑफ बैलेंस बजट। एडम स्मिथ जो है हमारे इकोनॉमिस्ट, वो बैलेंस बजट के फेवर में है। But J.M. Keynes जो है वो asserted that in case of balanced budgets, governments do not spend enough to maintain full employment. वो ये कहते हैं कि बैलेंस बजट में क्या होगा कि गवर्नमेंट बहुत बार इनफ स्पेंड नहीं करती है, राइट, और जिससे फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन नहीं होता है। In other words, in order to maintain full employment, अगर पूरा एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करना है तो गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा खर्च इनकर करना ही होगा इकोनॉमी में अगर जरूरत लगी तो। नाउ कम्स अनबैलेंस बजट। अब अनबैलेंस बजट हमने देखे थे, एक है डेफिशिएंट बजट और दूसरा है सरप्लस बजट। सो अनबैलेंस बजट क्या है, द टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम इन सच अ बजट आर नॉट इक्वल। यहाँ टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर ये कभी इक्वल नहीं होते हैं, उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड बजट। देखते हैं डेफिशिएंट बजट क्या है। इन दिस टाइप ऑफ बजट द गवर्नमेंट्स एंटिसिपेटेड टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन द एंटिसिपेटेड टोटल इनकम। यहाँ क्या होता है, गवर्नमेंट का जो खर्च है वो उसकी इनकम से ज्यादा होता है,
अगर ऐसा हुआ तो उसे हम कहेंगे डेफिशिएट बजट. डेफिशिएट बजट इक्वल्स टू एंटिसिपेटेड टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन एंटिसिपेटेड टोटल इनकम. अगर आपकी इनकम 10 रुपए है और आप खर्च 20 रुपए कर रहे हो तो बाकी के 10 रुपए कहीं से तो एडजस्ट करने होंगे, तो ये हो जाएगा डेफिशिएट अमाउंट यानी डेफिशिएट बजट. इन प्रेजेंट टाइम्स गवर्नमेंट बजट्स आर मोस्टली डेफिशिएट बजट्स, और आज के जमाने में यूजुअली गवर्नमेंट के जो बजट्स होते हैं वो डेफिशिएट ही होते हैं, राइट. एनी इकोनॉमी which is developed usually spends more than the incomes as expenditures on development activities like education, social welfare, creation of public utilities, etc. are higher, while owing the lower economic development income from taxes and other sources are lower. So आज की इकोनॉमी या कोई भी एनी इकोनॉमी में डेवलपिंग यूजुअली क्या करता है कि ज्यादा खर्च करेगा इनकम से, राइट. और वो खर्च कहाँ करेगा? डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर, जहां डेवलप हो सके, जैसे एजुकेशन पे, सोशल वेलफेयर पे, पब्लिक यूटिलिटीज पे, वहां ज्यादा खर्च करेगा. while owing to lower economic development income, बट होगा क्या? इनकम बहुत कम होगी. टैक्स बढ़ा बढ़ा के भी कितना बढ़ाओगे, राइट. तो उनकी जो सोर्स है इनकम की वो काफी कम होगी. मेरिट्स क्या है अब, एडवांटेजेस क्या है डेफिशिएट बजट के? दिस बजट इज नोन टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज. नो डाउट ये बजट फेमस है डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए. इन टाइम्स ऑफ लो इकोनॉमिक एक्टिविटीज द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर इन द इकोनॉमी फॉर investments and creating employment. Thus the economy gets a boost during depression and economic growth can pick up. दूसरा ऐसा भी होता है कि जब लो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करती है इकोनॉमी पे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जिससे से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, ताकि डिप्रेशन जैसे वक्त में भी क्या हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा ऊपर रहे. The tax burden upon people is lower in proportion of economic activities. अब जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसके प्रोपोर्शन में अगर हम देखें तो लोगों का टैक्स बर्डन कम है. एज एक्सपेंडिचर आर हाई, बट होता क्या है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है एंड इनकम्स आर लोअर एंड टैक्सेस आर अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम एक ही है, दैट इज टैक्सेस, राइट. इनकम बहुत कम है, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, सो कुछ तो रिस्क लेना होगा. डीमेरिट्स क्या है डेफिशिएट बजट के? इन ऑर्डर टू मीट द डेफिशिएट गवर्नमेंट्स बोरो. ऑब्वियस है, अगर मैं बोलूं कि मेरे घर पे चलो 20,000 मेरी सैलरी है, लेट्स टेक, ठीक है, अब 20,000 से मेरा खर्चा 18,000 के आसपास है, बट सडनली अनसर्टेनिटी आ गई, कुछ ऐसा खर्च आ गया, कोई हेल्थ इश्यू आ गया जहां मुझे 2-3 लाख पे करने पड़ेंगे, तो मैं वो पैसा कहाँ से लाऊंगी? मैं कहीं से उधार लूंगी, मैं लोन्स लूंगी. तो गवर्नमेंट भी सेम यही करेगा, तो गवर्नमेंट की भी उधारी बढ़ती जा रही है. तो डेफिशिएट गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरो करेगी और अपना उधार बढ़ा के डेवलपमेंट करेगी, जो गलत है. डेफिशिएट इन द बजट also shows that government do not have control on expenditures. जब अगर डेफिशिएट आती है, डिफिशियंसी आती है बजट में, तो इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि गवर्नमेंट का खर्च पर कोई कंट्रोल नहीं है. इन केस ऑफ हाई डेफिशिएट्स, अगर डेफिशिएट बहुत बढ़ रहा है, it can also be concluded that the tax revenues collected from public are wasteful expenditure. फिर हो जाएगा कि जितना टैक्स वो कलेक्ट कर रही है पब्लिक से और इनकम कमा रही है, वो पूरा पैसा पब्लिक का वो एक फालतू के खर्च में डाल रही है. ठीक है. So this was today's lecture. Hope you understood this very well कि बजट के क्या फायदे हैं, अगर ठीक से बजट प्लान नहीं करो तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं. We'll meet in next lecture. Okay. Up till bye bye. Take care all of you.